बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर वीडियो लेक्चर। आज हम लोग सेकेंड ईयर का चैप्टर 15 जिसका टाइटल है सपोर्ट एंड मूवमेंट, और उसके अंदर जो हमारा आज का टॉपिक है उसका नाम है एक्सोस्केलेटन। तो हमने स्केलेटन जो था तो हमने एक्सोस्केलेटन जो है आज स्टार्ट करना है। हमने हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन जो था वो पहले पढ़ लिया था। तो सबसे पहले एक्सोस्केलेटन की हम लोग देखेंगे डेफिनेशन। एक्सोस्केलेटन की क्या है? स्केलेटन कहते हैं ढांचे को, और एक्सो का मतलब है आउटसाइड। तो इसका मतलब ये हुआ द स्केलेटन present outside of the body तो जो ऐसा स्केलेटन जो कि बॉडी से बाहर हो उसको हम लोग कहते हैं एक्सोस्केलेटन। अब एक्सोस्केलेटन जो है इसका अगर हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन ले लेते हैं। और इंट्रोडक्शन में आप लोगों ने ये बता देना है कि इट इज़ द हार्ड आउटर कवरिंग टू विच इंटरनल मसल्स are attached, to which internal muscles are attached। अब ये बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे एक शख्स है मोटरसाइकिल चला रहा है और उसने हेलमेट पहना हुआ है, तो वो हार्ड आउटर कवरिंग हो जाएगा और उसके जो मसल्स हैं वो उसके साथ अटैच हुए हुए हैं ताकि वो उतर ना पाए उसमें से। तो सिमिलरली इसी तरह एक्सोस्केलेटन में भी ऐसा ही होता है, हार्ड आउटर कवरिंग होती है और उसके अंदर से मसल्स अटैच हुए होते हैं ताकि वो बॉडी के साथ फर्मली जो है वो उसके साथ अटैच रहे। तो ये आप लोगों ने इसके इंट्रोडक्शन में बता देना है। उसके बाद इंट्रोडक्शन में ये भी बता दें कि इट इज़ यानी एक्सोस्केलेटन जो है एक्सोस्केलेटन इट इज़ secreted by एक्टोडर्म। ये आप लोगों का MCQ हो जाएगा कि एक्टोडर्म जो है इसको रिलीज़ करते हैं, यानी ये एक्टोडर्म से ये निकलता है, बॉडी से बाहर आता है। शुरू में ये सॉफ्ट होता है लेकिन बाद में ये हार्ड हो जाता है। तो ये एक्टोडर्म जो है ये आप लोगों का MCQ पूछा जा सकता है कि जी एक्टोडर्म से ही एक्सोस्केलेटन जो है वो बनता है या उससे वो रिलीज़ होता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब एक्सोस्केलेटन के बहुत से हम इसका कंपोजिशन देख लेंगे, इसका ये किस चीज़ से बना हुआ है, इसके फ़ायदे क्या हैं, इसके नुकसानात क्या हैं, तो ये हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी हम लोग डायग्राम पे चलते हैं, क्योंकि इसकी डायग्राम पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसकी डायग्राम बुक में एक तो दी नहीं हुई, और दूसरा ये है कि फिर वो वर्ड्स जो लिखे हुए हैं वो आपको समझ नहीं आएंगे। तो डायग्राम के एक्सोस्केलेटन की डायग्राम क्या है? बुनियादी तौर पे एक्टोडर्म के दो मेजर हिस्से हैं, इस होते हैं। देयर आर टू पोर्शंस ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब ये डायग्राम अगर आपने ना की तो आपको ये टॉपिक भी समझ नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये अगर आप लोग देखें कि सबसे जो बाहर वाली जो लेयर होती है एक्सोस्केलेटन की, ये जो मैं बना रहा हूँ, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार कह रहा हूँ क्योंकि इसके बगैर ये टॉपिक जो है आप लोग रटा तो लगा लेंगे लेकिन आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। सबसे जो बाहर वाली जो लेयर होती है इसको हम लोग कहते हैं एपिक्यूटिकल। तो ये आ जाएगा एपिक्यूटिकल, सबसे बाहर वाली। एपिक्यूटिकल से नीचे एक्सोस्केलेटन की एक और जो है वो तय होती है, एक और लेयर होती है, जैसे कि आप लोग ये देख रहे हैं।
ये आप लोग देख सकते हैं। ये जो मैंने लेयर बनाई है इसको कहते हैं एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल। अब ये जो एक्सोक्यूटिकल है, एक्सोक्यूटिकल के नीचे बहुत बड़ा पोर्शन एक और होता है, ये आप लोग देख सकते हैं। ये आप लोग देख सकते हैं कि ये एक और मैंने पोर्शन बना दिया इसका। ये सारा का सारा एक्सोस्केलेटन ही चल रहा है, तो ये एक्सोस्केलेटन का एक और पोर्शन बन गया और इसको कहते हैं एंडोक्यूटिकल। इट इज कॉल्ड एज एंडोक्यूटिकल। अब यहाँ पे आपको बुक वाला कंफ्यूज करता है। याद रखें कि एक्सोक्यूटिकल प्लस एंडोक्यूटिकल, इन दोनों को अगर हम लोग जमा करें, इन दोनों को इकट्ठे हम लोग क्या बोलेंगे, इनको हम लोग बोलेंगे प्रोक्यूटिकल। ये आ जाएगा प्रोक्यूटिकल। तो बुनियादी तौर पे दो हिस्से फिर कौन से हुए, पहला हिस्सा हो गया प्रोक्यूटिकल और बाहर वाला हिस्सा कौन सा हो गया, एपीक्यूटिकल। तो एपीक्यूटिकल प्लस प्रोक्यूटिकल, अगर हम इन दोनों को ज्वाइंट कर दें, इन दोनों को इकट्ठे कैसे बोलना है, तो ये बन जाएगा क्यूटिकल। तो आप लोग देख सकते हैं ये बुक के अंदर डायग्राम अवेलेबल नहीं है। अगर आप इसको देख के अगर टॉपिक तैयार करेंगे तो बहुत जल्दी टॉपिक और हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो दोबारा से देख लेते हैं। सबसे बाहर वाला पोर्शन जो है वो कहलाता है एपीक्यूटिकल। एपीक्यूटिकल के नीचे होता है एक्सोक्यूटिकल। एक्सोक्यूटिकल के नीचे होता है एंडोक्यूटिकल। और एंडो और एक्सो को मिला के बोलेंगे तो वो बन जाएगा प्रोक्यूटिकल। और प्रोक्यूटिकल के अंदर अगर हम एपीक्यूटिकल भी शामिल कर लेंगे तो ये सारा का सारा पोर्शन क्या कहलाएगा, क्यूटिकल। अब ये जो हमारे पास क्यूटिकल है यानी एक्सोस्केलेटन है, ये इंसेक्ट्स के अंदर अटैच हुआ होता है स्किन के साथ, और स्किन में इंसेक्ट्स के अंदर जो स्किन होती है सबसे बाहर वाला पोर्शन, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोडर्मिस। तो ये कहलाता है हाइपोडर्मिस। तो ये है जी, ये स्किन का हिस्सा आ गया। हाइपोडर्मिस को आप लोग वैसे तो ये इंसेक्ट्स के अंदर एपिडर्मिस भी कह सकते हैं, लेकिन इंसेक्ट्स के अंदर इसको हाइपोडर्मिस बोलते हैं। तो ये जो है ये सारे का सारा हिस्सा जो है ये बन गया। अब आप लोगों ने इसके बारे में मज़ीद थोड़ा सा ब्रीफ कर दें कि ये जो क्यूटिकल होता है यानी एक्सोस्केलेटन होता है, ये इनर्ट होता है और ये नॉन लिविंग होता है। नॉन लिविंग पोर्शन इसका, यानी इनर्ट का मतलब है कि केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट नहीं करता, और दूसरा है ये इसका हिस्सा जो है ये नॉन लिविंग इसलिए है मोस्टली हिस्सा, ताकि जानवर को अगर बाहर से कोई अटैक भी होता है तो उसको तकलीफ़ का एहसास अंदर ना हो। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब ये जो क्यूटिकल है इसकी जो हार्डनिंग है, हार्डनिंग से मुराद ये है कि इसको सख्त कैसे किया जाता है। रिलीज़ करने के बाद इसको दो तरीक़ों से किया जा सकता है हार्डनिंग। नंबर 1, पहला तरीक़ेकार ये है सेक्लेरोटाइजेशन। सेक्लेरोटाइजेशन ये क्या है, एक ख़ास तरह की प्रोटीन जिसको हम लोग कहते हैं सेक्लेरोटिन, उसका एक ख़ास अरेंजमेंट के साथ अटैच होना, इसके अंदर दाखिल होना ताकि ये सख्त हो जाए। तो इस फिनोमेना को कहते हैं सेक्लेरोटाइजेशन। और ये सेक्लेरोटिन प्रोटीन होता है इसके अंदर जो इसको मजबूत बनाता है, और एज़ वेल एज़ एक और चीज़ भी इसको मजबूत बनाती है, उसको कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। तो इनकी मदद से ये मजबूत हो जाता है। अब इनको ये जो हमारे पास स्ट्रक्चर बना हुआ है इसको हम 1 बाय 1 देख लेते हैं। ये जो एपीक्यूटिकल है, एपीक्यूटिकल ये बनी होती है लिपोप्रोटीन की। और ये जो लिपोप्रोटीन की जो ये बनी हुई है, इसका मकसद क्या है? इसका मकसद ये होता है कि ये जो है इसको वाटर
इम्परमिएबल कर देता है। वाटर इम्परमिएबल जो है इसको इस वजह से कर दिया ताकि जो बाहर का जो हिस्सा है वो उसमें से पानी जिस्म से ना बाहर जाने पाए, ना बाहर से कोई इंसेक्ट्स, ना ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो बॉडी के अंदर दाखिल होने पाएँ। तो ये इसका फंक्शन हो जाएगा। तो ये लिपोप्रोटीन का हो गया। अब फिर आ जाए कि एपीक्यूटिकल के नीचे जो बल्क ऑफ द पोर्शन जो है, यानी जो क्यूटिकल का ज़्यादा हिस्सा होता है वो एपीक्यूटिकल के नीचे होता है, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं, प्रोक्यूटिकल। तो प्रोक्यूटिकल के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं मोस्टली? तो प्रोक्यूटिकल के अंदर आप लोगों ने बता देना है कि इसके अंदर एक थिक लेदरी पॉलीसेक्राइड जो है इसके अंदर मौजूद होती है और उस पॉलीसेक्राइड का नाम है काइटिन। तो ये जो काइटिन जो है ये इसके अंदर मौजूद होती है, ठीक है। तो इसके हिस्से अंदर, और इसी हिस्से के अंदर ही जैसे मैंने अभी आपको बताया कि कैल्शियम कार्बोनेट भी हो सकती है, और इसी हिस्से के अंदर जो है वो ये सेक्रोटाइजेशन पर जो प्रोसेस है वो भी हो सकता है, जिसकी वजह से ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सके, मजबूत हो सके। तो आ जाके ये जो डायाग्राम है ये सारा कुछ जो है इसमें क्लियर करती है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता देना है। अब हम लोग मुख्तलिफ जानवरों के अंदर के जिन जानवरों के अंदर एक्सोस्केलेटन जो है वो मौजूद है उनकी एग्जांपल्स ले लेते हैं। सबसे पहले हम लोग फाइलम मोलस्का की बात कर लेते हैं। फाइलम मोलस्का। अब फाइलम मोलस्का जो है आप लोगों ने नाम ज़रूर सुना होगा फर्स्ट ईयर में इसका, जैसे स्नेल्स हैं, जैसे बाइवेल्विया है, ये जितने भी हैं ये मोलस्का में आते हैं और इनके बाहर हार्डर आउटर कवरिंग होती है। अब थोड़ा सा फ़र्क ये है कि एक्सोस्केलेटन का बुनियादी काम तो यही है, प्रोटेक्शन देना, वाटर कूदने से रोकना, लेकिन ये जो इसका जो बाहर का एक्सोस्केलेटन है बड़ा यूनिक है। यूनिक इस लिहाज से है कि इसके अंदर एज एनिमल ग्रो जैसे जैसे जानवर बड़ा होता है वैसे वैसे इसका जो शेल है या इसका जो एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन वो भी ग्रो करता है। ये बड़ी यूनिक बात है। यानी ये ऐसे ही एग्जाम्पल है, एक छोटा बच्चा पैदा हुआ, उसको कपड़े पहनाए तो वो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा है साथ साथ कपड़े भी बड़े हो रहे हैं। तो ये एक बड़ी यूनिक बात है। और कैसे पता लगेगा कि ये इसका एक्सोस्केलेटन ग्रो करता है? अगर आप लोग देखें होता क्या है कि अगर आप ये स्नेल की एग्जांपल ले लेते हैं, स्नेल के ऊपर ये आप लोग देखें ये एक आउटर एक्सोस्केलेटन मौजूद होता है, लेकिन अगर आप शेल को कभी देखें आपको शेल के ऊपर इस तरह के जो दायरे हैं वो नज़र आएंगे, और वो दायरे जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो हैं वो बाहर की तरफ को बड़े होते हुए दिखाई देते हैं। अब होता क्या है? होता ये है कि सबसे पहले जब जानवर का साइज़ छोटा था तो वो छोटे शेल में था, फिर उसको घुमा के उसको बाहर कर दिया, अब वो इस वाले शेल में आ गया। अब लेकिन वो जो पहले शेल बनाया हुआ था वो अलहदा नहीं हुआ, वो अटैच ही रहा। फिर जानवर और बड़ा हुआ, उसने उसको घुमा के बाहर कर दिया और ख़ुद इस शेल में आ गया, फिर इसको घुमा के इस शेल में आ गया, फिर करते 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 वो बड़े से बड़े शेल में आता जाएगा, जबकि छोटा जो शेल होता है वो उतरता नहीं है, वो साथ साथ अटैच ही रहता है। इसी वजह से आपको इसके अंदर जो है ये जो ग्रोथ रिंग्स होते हैं, ग्रोथ रिंग्स होते हैं वो बड़े ही ऑब्वियस होते हैं। इसमें आपको रिंग्स लाजमी नज़र आएंगे। क्यों? क्योंकि साथ साथ जानवर भी बड़ा हो रहा है, साथ साथ शेल भी बड़ा हो रहा है। एक और क्वालिटी इसकी ये है इस शेल की कि ये जो है लाइटर इन वेट होता है, लाइटर इन वेट। ज़ाहिर बात है जितना शेल जो है वो लाइटर इन वेट होगा उतना ही उसको चलने में आसानी होगी, यही बता दें। और इसके अंदर जो डेपोजिशन हुई होती है वो हुई होती है कैल्शियम कार्बोनेट की। एंड आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि ये जो कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसको हार्डनिंग के लिए जो है वो दिया जाता है। तो ये आप लोगों ने इसके अंदर बता दिया। तो
ये तो था मुलस्का के हवाले से। अब मुलस्का के बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट एक ऐसे जानवर आ रहे हैं जो कि दुनिया में बहुत ही कामयाब माने जाते हैं, इन्वर्टिब्रेट्स हैं, और वो हैं इंसेक्ट्स या आर्थ्रोपोड्स। इनके अंदर भी एक्सोस्केलेटन होता है। इनका एक्सोस्केलेटन स्लाइटली डिफरेंट है और इसी वजह से इन्होंने अपने एक्सोस्केलेटन को इस तरीके से जो है बना लिया है कि दे हैव द एबिलिटी टू सर्वाइव इन अ ग्रेट डाइवर्सिटी ऑफ क्लाइमेट। तो मुख्तलिफ़ किस्म के क्लाइमेट में रह सकते हैं। क्या फ़र्क है? पहली बात तो ये है कि इनका जो शेल है, इनका जो एक्सोस्केलेटन है, वो डू नॉट ग्रो एज एनिमल ग्रो। पहली क्वालिटी तो ये आ गई, ठीक है। वो क्या था? वो जानवर भी ग्रो कर रहा था और उसका एक्सोस्केलेटन भी ग्रो कर रहा था। लेकिन इसमें क्या है? इसमें जानवर तो ग्रो कर रहा है लेकिन उसका एक्सोस्केलेटन ग्रो नहीं कर रहा। इसके बारे में बताऊंगा कि फिर क्या करते हैं ये। फिर उसके बाद आप लोगों ने इसकी दीगर क्वालिटीज़ और भी बतानी हैं। पहली बात तो ये है कि इसके अंदर अगर आपको याद हो कि इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी के 3 हिस्से होते हैं। अगर आपको फर्स्ट ईयर किंगडम एनिमेलिया याद हो, पहले वाले हिस्से को बोलते हैं हेड, दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं थॉरेक्स, और लास्ट वाला पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं एब्डोमेन। तो इसका जो एक्सोस्केलेटन है वो इन्हीं 3 पोर्शंस के ऊपर भी होता है। यानी 1 ये हेड रीजन आ गया, और दूसरा कौन सा रीजन आ गया? थॉरेक्स, और तीसरा कौन सा? ये देखें, एक्सोस्केलेटन रिस्पेक्टिव है उसके रीजन्स पे। और कमाल की बात तो ये है कि जहाँ पे इनके जॉइंट्स होते हैं, ये देखें दीज आर द जॉइंट्स, जहाँ पे एक्सोस्केलेटन आपस में जुड़ता है, ये फर्म होते हैं। फर्म यानी नर्म होते हैं, और होने भी चाहिए ताकि जानवर के अंदर मैन्योवरेबिलिटी यानी जानवर को मुड़ने में जो है वो काफ़ी हद तक आसानी हो। तो लिहाजा आपने ये बता देना है कि ये यहाँ पे इसलिए ये होते हैं, फर्म होते हैं, नरम होते हैं, ताकि जानवर को मूवमेंट के अंदर आसानी हो। इसके अलावा आप लोगों ने एक और बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर बता देनी है, और वो बात ये है कि इन जो एक्सोस्केलेटन होता है, एक्सोस्केलेटन इंसेक्ट्स के अंदर एक्सोस्केलेटन, उसके अंदर बार्स एंड रिजिस होती हैं। बार्स एंड रिजिस। देखें, बार्स एंड रिजिस को समझने के लिए अगर आपने कभी हेलमेट देखा हो, मोटरसाइकिल चलाने वाला हेलमेट जो होता है, अब इसमें अब एक्सोस्केलेटन मान लो कि हेलमेट जो है ये एक्सोस्केलेटन है, ज़ाहिर बात है किसी चोट से, किसी दर्द से बचाने के लिए होता है, किसी एक्सीडेंट से बचाने के लिए होता है। अब ये जो हिस्से उभरे हुए हैं, इन उभरे हुए हिस्सों को हम लोग बोलते हैं रिजिस। क्या बोलते हैं? रिजिस। आपने देखा होगा कि हेलमेट जो है नीचे तक आ जाता है, तो ये हैं रिजिस जो नीचे तक आए हुए हैं। और अगर आपको याद हो कि इसके साथ एक जो है स्ट्रिप, एक धागा सा भी होता है, एक धागा सा भी होता है जो कि जो राइडर होता है अपने साथ बांध लेता है ताकि हेलमेट जो है वो मजबूती से अटैच रहे। इन धागों को यहाँ पे मैं कह रहा हूँ बार्स। तो सिमिलरली जो एक्सोस्केलेटन होते हैं, एक्सोस्केलेटन में भी 2 चीज़ें होती हैं, एक रिजिस और एक बार्स। सिर्फ फ़र्क ये है कि रिजिस जो हैं वो उसको कवर कर लेती हैं, और बार्स जो हैं वो मसल्स के साथ अटैच होती हैं। तो बार्स जो हैं आर अटैच टू मसल्स, और ये ताकि जानवर के साथ ये चिपके रहें, उतरे ना, वरना तो ये उतर जाएंगे। तो लिहाजा ये इनका जो है फ़ायदा हो जाएगा कि बार्स एंड रिजिस के बारे में आपने बता देना है। अच्छा, इसके बाद अब आप ये ना समझें कि ये बिल्कुल सेंसलेस होता है, नहीं, ऐसा नहीं है। एक्सोस्केलेटन के अंदर सेंसेस भी होते हैं, यानी कि अगर कोई जानवर को टच करता है, इंसेक्ट को टच करता है कोई, तो फिर उसको एहसास भी होगा। इनको हम लोग बोलते हैं सेंसिला।
इनको बोला जाता है सेंसिला। सेंसिला जैसे नाम से ही जाहिर है, सेंसिस से नाम आया है इसका। सेंसिला जो हैं ये दो तरह के होते हैं, एक को आप लोग बोलते हैं लेंजेस और एक को आप लोग बोलते हैं बार्स। लेंजेस आमतौर पे गोल चीज़ को बोलते हैं। तो ये देखें इसके ऊपर जगह जगह पे इस तरह के ये उभार से होते हैं, गोल गोल से उभार होते हैं, इनको आप लोग बोलते हैं लेंजेस। और इनके ऊपर बारीक बारीक से लेंजेस एंड ब्रिसल्स इनको कहते हैं। ब्रिसल्स आमतौर पे कहते हैं कांटों को। तो इनके ऊपर ये बारीक बारीक से जो कांटे हैं या कांटा नुमा कह लें, कांटे तो नहीं कहेंगे, बारीक बारीक से हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, इनको आप लोग बोलते हैं ब्रिसल्स। तो दोनों का जो मकसद ये है कि ताकि अगर जानवर को कोई टच करता है तो फौरी तौर पे उसको इस बात का एहसास हो जाए, किसी भी दुश्मन का, किसी भी एनवायरमेंटल चेंजेस का। तो ये सेंसिस के लिए ये दोनों चीज़ें इसके अंदर होती हैं, लेंजेस एंड ब्रिसल्स। इसके अलावा जो एक्सोस्केलेटन होता है उसके अंदर पोर्स भी होते हैं। तो ये पोर्स एक्सोस्केलेटन में क्यों होते हैं ये आप देखें, दीज आर द पोर्स। ये पोर्स क्यों होते हैं? ये पोर्स इसलिए होते हैं ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, एक्सचेंज ऑफ गैसेस, ताकि जानवरों के, आपने देखा होगा, आपने चैप्टर 13 में फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा कि उनके पास स्पाइरिकल्स होते हैं। स्पाइरिकल्स वो ओपनिंग्स होती हैं और वो ओपनिंग जो है वो एक्सोस्केलेटन में, ताकि वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल सकें, ऑक्सीजन को अंदर लेके आ सकें इन पोर्स की मदद से। तो ये आप लोगों ने बता देना है। अब जैसे मैंने आपको ये बताया कि इसके अंदर, जानवर के अंदर ये ऐसा एक्सोस्केलेटन है इंसेक्ट्स का कि जब ये बड़े होते हैं तो इनका एक्सोस्केलेटन इंक्रीज साइज़ में नहीं होता, लेकिन जिस्म तो बढ़ रहा है। अब ये ऐसी ही एग्जाम्पल है, एक बच्चा पैदा हुआ है, उसको आपने कपड़े पहना दिए और वो कपड़े आप उतारे ना, लेकिन जिस्म तो बड़ा होगा तो वो तो टाइट हो जाएगा बच्चा उसके अंदर। तो लिहाजा उनसे अगेंस्ट, यानी मोलस्का तो उतारता नहीं है, अपने शेल को बड़ा करता है, ये अपने शेल को बड़ा नहीं कर सकते। तो फिर ये क्या करते हैं, ये शेल को तो बड़ा नहीं कर सकते, लिहाजा ये कपड़े यानी अपना एक्सोस्केलेटन पीरियोडिकली जो है, अपना जो एक्सोस्केलेटन है उसको रिमूव कर देते हैं। तो ये पीरियोडिकली रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन, तो ये अपने एक्सोस्केलेटन को रिमूव कर देते हैं, यानी साइज़ बड़ा किया और बड़ा करने से पहले अपना एक्सोस्केलेटन उतार दिया, फिर साइज़ बड़ा किया, फिर नया एक्सोस्केलेटन बना लिया, फिर मज़ीद साइज़ बड़ा करने से पहले अपना एक्सोस्केलेटन उतार दिया, साइज़ को बड़ा किया, एक्सोस्केलेटन भी बड़ा बना लिया। तो इसलिए ये और इस पीरियोडिकल रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन को हम लोग एक्डाइसिस और माउल्टिंग भी कहते हैं। एक्डाइसिस और माउल्टिंग भी इसको कहते हैं। ये आप लोगों का डेफिनेटली किसी टाइम भी एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है, द पीरियोडिकल रिमूवल ऑफ एक्सोस्केलेटन बाय द इंसेक्ट्स। तो इसको आप लोग क्या बोलेंगे, एक्डाइसिस और माउल्टिंग। तो ये आपने इसमें बता देना। अब इसमें ये कैसे करते हैं, अगेन अब आप लोग अगेन इसमें समझ लें, द स्टेप्स ऑफ एक्डाइसिस। बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बन गया कि व्हाट आर द वेरियस स्टेप्स जो इसमें आएंगे। तो अब आपको फिर अगेन ये डायग्राम काम आएगी। तो इसमें हम लोग देख लेते हैं द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन एक्डाइसिस। एक्डाइसिस में कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो अगेन ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम को समझ लेते हैं। इस डायग्राम के बगैर, जैसे मैंने बताया, टॉपिक ये करना मतलब थोड़ा मुश्किल है। तो इस डायग्राम को याद रखें कि ये मैंने बताया था एपीक्यूटिकल है, ये हमारे पास एक्सोक्यूटिकल है, उसके नीचे एंडोक्यूटिकल है। एक्सो और एंडो मिला के क्या बना देंगे, प्रोक्यूटिकल, और प्रो और एपी मिला के क्या बना देंगे, क्यूटिकल। ये इसकी स्किन है जिसको आप लोग क्या कह रहे हैं, हाइपोडर्मिस। अब याद रखें हाइपोडर्मिस के अंदर ख़ास तरह के ग्लैंड्स होते हैं। ये देखें,
इन ग्लैंड्स को हम लोग क्या कहते हैं? हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। हाइपोडर्मल ग्लैंड्स। अब जाहिर बात है हाइपोडर्मस में है तो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ही कहलाएंगे। और आपको मालूम है कि ग्लैंड्स का काम क्या होता है? ग्लैंड्स का काम होता है सेक्रीशंस के अंदर। तो ग्लैंड्स का काम क्या होता है? सेक्रीशंस के अंदर होता है। तो ये क्या सेक्रीट करते हैं? तो यहाँ से टॉपिक करते हैं हम लोग। तो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप ये है कि हाइपोडर्मल ग्लैंड्स रिलीज एंजाइम्स। अच्छा जी, तो हाइपोडर्मल ग्लैंड्स ने क्या रिलीज किए? एंजाइम्स रिलीज किए। क्यों रिलीज किए? अब आपकी बुक क्या लिखेगी? टू डाइजेस्ट एंडोक्यूटिकल। अब आपकी बुक की वर्डिंग बता रहा हूं मैं, टू डाइजेस्ट एंडोक्यूटिकल। तो देखें, ये एंडोक्यूटिकल है निचला वाला हिस्सा। तो जब ये देखें ये डाइजेस्ट हो जाएगा। तो अब आप खुद देखें कि जब ये डाइजेस्ट हो जाएगा, या मैंने हेलमेट पहना हुआ है, हेलमेट का ये हिस्सा मैंने डाइजेस्ट कर दिया तो हेलमेट तो उतर जाएगा। तो सिमिलरली यहाँ भी ऐसे ही है कि जब यहाँ से ये एंजाइम्स आएंगे, ये इसको डाइजेस्ट कर देंगे। अब इन दोनों का ताल्लुक़ ख़त्म और ये पूरी की पूरी इमारत इससे अलहदा हो जाएगी। तो ये आप लोगों ने बता देना है। और इसकी वजह से द पोर्स आर फॉर्म्ड। भाई डेफिनेटली मसल्स वगैरह इससे अटैच थे, उतर गया, उसकी स्किन में क्या बन जाएंगे? पोर्स बन जाएंगे, रिजिस बन जाएंगी इसके अंदर, स्किन के अंदर। फिर फॉलोड बाय, अब क्या होगा? द फॉर्मेशन ऑफ, अब जानवर ने अब एक्सोस्केलेटन बनाएगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोक्यूटिकल एंड एपीक्यूटिकल। अगेन बगैर डायग्राम के नहीं होगा। तो जानवर फिर नया बनाएगा। वो क्या बनाएगा? नया बनाएगा प्रोक्यूटिकल। अभी प्रोक्यूटिकल का मतलब क्या है? एंडोक्यूटिकल प्लस एक्सोक्यूटिकल एंड एपीक्यूटिकल। तो बुक कह रही है कि द प्रोक्यूटिकल प्लस एपीक्यूटिकल। तो यहां भी प्रोक्यूटिकल एंड एपीक्यूटिकल नया बना लेगा, यानी प्रोक्यूटिकल और एपीक्यूटिकल को दोनों को मिलाएं तो एक्सल में क्या बना दिया इसने? क्यूटिकल। तो आपने देखा इस डायग्राम की कितनी सिग्निफिकेंस है। और आखिरी स्टेप में जाके आपने बता देना है इसकी जो हार्डनिंग हो जाएगी। फिर हार्डनिंग, अब ये बना तो दिया, इसको सख्त भी तो करना है। और ये सख्त इसको कैसे किया जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट से इसको हार्ड कर दिया जाएगा। तो इस फिनोमेना को हम लोग एक्डाइसिस और माउल्टिंग कहते हैं। और एमसीक्यू में याद रखना है, इस फिनोमेना को चलाने के लिए एक हार्मोन भी जो है वो इन्वॉल्व होता है, और उस हार्मोन का नाम है एक्डाइसोन। तो ये आप लोगों ने बता देना है। तो ये आपने एक्सोस्केलेटन के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो ये आपने लाजमी तौर पे इस डायग्राम को उतार लीजिएगा कागज़ पे, क्योंकि बुक में ये डायग्राम अवेलेबल नहीं है। उसके बाद एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, वो भी यहीं पे ही साथ ही कर लेते हैं, और वो है द फंक्शंस ऑफ किसके जी? फंक्शंस ऑफ हैं मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटल सिस्टम। तो मेजर फंक्शंस ऑफ स्केलेटन, तो इसमें बहुत सा आसान सा टॉपिक है ये। इसमें सबसे पहले स्केलेटन के फंक्शन में बता दें, सपोर्ट एंड शेप। सपोर्ट एंड शेप यानी जानवर को ना सिर्फ स्केलेटन जो है, ढांचा जो है वो सहारा देता है, बल्कि उसकी शक्ल जो है वो भी बनाता है। तो ये इसमें आप लोगों ने बता देना है। दूसरी चीज़ प्रोटेक्शन है। डेफिनेट बात है, अगर एक्सोस्केलेटन बाहर है तब भी वो प्रोटेक्शन दे रहा है, अगर ढांचा अंदर है तब भी। अब इंसान में एंडोस्केलेटन है, हार्ट इसके बिल्कुल पीछे है, लंग्स इसके बिल्कुल पीछे हैं। हम लोग बचपन से लेके बड़े होते थे कई दफ़ा गिरते हैं, लेकिन ये जो स्केलेटन है हम लोगों के जो प्रीशियस जो हमारे ऑर्गन्स हैं, जैसे ये हमारा स्केलेटन है, अंदर है, इसके अंदर ब्रेन है, तो वो उसको बचाता है, तो प्रोटेक्शन देता है। तो ये आप लोगों ने बता देना है।
उसके अलावा मिनरल होम्योस्टैसिस है, मिनरल होम्योस्टैसिस। और मिनरल होम्योस्टैसिस में क्या है, होम्योस्टैसिस क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल एनवायरनमेंट। अब इसमें क्या है कि जब हमारे ब्लड में कैल्शियम ज़्यादा होगी, उसको कम तो करना है, ज़्यादा तो नहीं होने देना क्योंकि मेंटेन रखना है कैल्शियम को, तो ये कहाँ चला जाएगा, बोन्स में। और जब ब्लड में कैल्शियम कम होती है तो ब्लड में कम तो नहीं होने देनी क्योंकि टेटनी हो सकती है, तो लिहाजा कहीं ना कहीं से कैल्शियम तो चाहिए, तो हम वापस बोन से मंगवा लेंगे कैल्शियम। तो जब कैल्शियम ब्लड में ज़्यादा हो तो हड्डियों में लगा दो, और जब ब्लड में कैल्शियम कम हो तो हड्डियों से मंगवा लो। तो ये हो गया मिनरल होम्योस्टैसिस। उसके बाद ब्लड प्रोडक्शन आपको मालूम है कि हमारी जो हड्डियों के अंदर, ख़ास तौर पे ह्यूमन वगैरह के अंदर आपने देखा भी होगा कि एक अंदर एक कैविटी होती है और इस अंदर बोन मैरो होती है, और उस बोन मैरो के अंदर जो है वो क्या चीज़ प्रोड्यूस हो रही होती है, वो ब्लड प्रोड्यूस हो रहा होता है। तो ये इसमें आप लोगों ने 4 फंक्शन जो हैं ये बता देने हैं। तो पहला था सपोर्ट एंड शेप, दूसरा आ गया प्रोटेक्शन, थर्ड वन आ गया, आखिरी भी बता दें, उसमें आ जाएगा हमारे पास मूवमेंट। तो मूवमेंट बगैर जो स्केलेटन है उसके बगैर मूवमेंट नहीं हो सकती। आपको मालूम है कि द मसल्स आर अटैच विद द बोन्स स्केलेटन, और जब ये मसल्स मूव करते हैं तो बोन्स मूव करती हैं, हम चल सकते हैं, हम मूव कर सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं इसके अंदर आपने बता देनी है। आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द लेक्चर टुडे। फॉर मोर informative videos, please stay connected with us. Thank you very much.